Hi, hello, good morning, and I'm back with case scenario 18. Mr. Abhishek, age 42 years, is working as CEO of Soil Limited, provided the following informations for preparation and filing of his income tax return for the year end 31st March 2026. क्या डिटेल्स दे रखा है? सैलरी अलाउंस पर क्यूजेट जो उनको सॉइल लिमिटेड से मिला है दैट इज 1 crore 35 lakhs. Dividend from PQR Limited declared and received in July 2025, that is 5,90,000. Interest income on saving bank account in SBI 24,530. Long-term capital gain on transfer of a residential house in Mumbai on 15th December 2025. यहाँ से long term capital gain हुआ है 1,73,540. Short-term capital gain on transfer of listed equity share STT paid both at the time of transfer and acquisition of Ind Limited on 22 June 2025. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर जिसके ऊपर एसटीटी का पेमेंट भी किया गया है एंड दैट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज 73 lakhs. और अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एराइज हो रहा है फ्रॉम लिस्टेड इक्विटी शेयर एंड एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, such capital gain will be taxable at the rate 20% under section 111A. Next. She also furnished the following details of investment and payment made by him during the previous year 25-26. 3-year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट. 3 year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट. सर अगर 5 year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट होता ना तो फिर अपने इसको 54 तो फिर अपने इसको 80C में एज ए डिडक्शन अलाउ कर सकते थे. बट ये जो 3 year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है दिस विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. सो 80C डिडक्शन नॉट अलाउड फॉर दिस. अगर 5 year पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट होता तो फिर अलाउ हो जाता. Contribution to PPF, बिल्कुल सर contribution to PPF of 35,000 will be allowed as deduction under section 80C. Tuition fee for 3 children in Bharti Senior Secondary School in Delhi 20,000 per annum per children. So उनके 3 बच्चे हैं एंड पर चाइल्ड वो 20,000 रुपए का ट्यूशन फी पे कर रहे हैं स्कूल को. अब बात यह है, अब सर इस पेमेंट का डिडक्शन आपको 80C में मिलता जरूर है बट पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी फॉर फुल टाइम एजुकेशन ऑफ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेंस इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. इट मीन सर 80C में डिडक्शन मिलेगा जरूर बट मैक्सिमम 2 बच्चों के ट्यूशन फी के पेमेंट का डिडक्शन मिलेगा, 3 बच्चों का नहीं मिलने वाला. सो 3 बच्चों के लिए वो 20,000 इंटू 3 60,000 पे किए होंगे बट उन्हें डिडक्शन मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 40,000 का अंडर सेक्शन 80C. नेक्स्ट. सब्सक्रिप्शन टू NHAI रिडीमेबल बॉन्ड 5 years on 16th March 2026 2 lakhs. So NHAI redeemable bond for a period of 5 years, redeemable after a period of 5 years, उनमें वो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं ऑन 16th March 2026. अब सर इस पेमेंट के अगेंस्ट में उन्हें एग्जाम्शन मिल सकता है अंडर सेक्शन 54EC. सर आपने ऐसा क्यों बोला मिल सकता है? सर ये एग्जाम्शन उन्हें तभी मिलेगा अगर वो ये इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ दैट कैपिटल एसेट. अब सर कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ कौन से दिन है? सर ये कैपिटल एसेट जहां से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एराइज हो रखा है. अच्छा एक बार मैं आपको याद दिला दूं, ये जो 54EC वाला सेक्शन था, 54EC वाले सेक्शन का एग्जाम्शन आप तभी क्लेम कर सकते हो, सेक्शन 54EC का एग्जाम्शन आप तभी क्लेम कर सकते हो इफ देयर इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हैज बीन इन्वेस्टेड इन प्रिस्क्राइब्ड बॉन्ड्स विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर. सो अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है फ्रॉम ए ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस और ये ट्रांसफर का डेट आपको दे रखा है 15th December 2025. सो 15th December 2025 से लेके 6 months के अंदर अगर ये कैपिटल गेन का अमाउंट इन्वेस्ट होता है इन प्रिस्क्राइब्ड बॉन्ड्स, इन दैट केस ये जो कैपिटल गेन है इट विल बी एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54EC. सो क्या 6 महीने के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो गया है एलिजिबल बॉन्ड्स में? बिल्कुल सर, 6 months के अंदर दैट इज 16th March 2026
ट्रांसफर का डेट है 15 दिसंबर और इन्वेस्ट हो रहा है 16 मार्च 2026. हेंस दिस इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट ऑफ 6 मंथ्स. इन दैट केस सर यहाँ पर सेक्शन 54 ईसी का एग्जाम्शन मिल जाएगा. सर कितना एग्जाम्शन मिलेगा? सर वो इन्वेस्ट तो 2 लाख कर रखे हैं तो क्या 2 लाख का एग्जाम्शन ले ले? नो नो, एग्जाम्शन कैन नॉट एक्सीड योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अमाउंट. हेंस योर एग्जाम्शन विल बी 1,73,540. ठीक है सर. फर्दर हिज सन धवल एज 15 हैज ऑल्सो अर्न द फॉलोइंग इनकम. उसके बेटे को कुछ इनकम हो रखा है. इनकम फ्रॉम क्विज कॉम्पिटिशन 25,000. इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 9,500. assuming tax has been deducted on time wherever applicable. Abhishek has opted out of default tax regime under section 115 BSc. Abhishek default tax regime से बाहर आ गया है, old tax regime में आ गया है. Considering that, we have to answer the following questions. What is the quantum of income of Mr. Dhaval which is to be clubbed with the income of Mr. अभिषेक? अच्छा, अभिषेक का जो बेटा था धवल को जो दो इनकम हो रखा था, आउट ऑफ दोज इनकम व्हिच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ अभिषेक इफ assuming income of Mr. अभिषेक is greater than income of his spouse. ऑब्वियस सी बात है सर, अभिषेक का जो बेटा है धवल अगर कोई भी इनकम कमाता है, धवल बीइंग ए माइनर, अगर वो कोई भी इनकम कमाता है, वो इनकम क्लब होने वाला है उसके पेरेंट्स के हाथ में, और उस पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगा जिसका इनकम हायर है बिफोर क्लबिंग दिस माइनर इनकम. और यहाँ पर क्लियरली दे रखा है अभिषेक का इनकम हायर है एज कंपेयर टू हिज स्पाउस. इन दैट केस धवल का जो भी इनकम है इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ अभिषेक. बट ध्यान रखना, जब भी आप माइनर का इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब करें, दो ऐसे इनकम है जो पेरेंट्स के हाथ में क्लब नहीं होगा. पहला इनकम जो माइनर अपने टैलेंट के दम पे कमाता है. दूसरा, अगर माइनर डिसेबल है, डिसेबल अंडर सेक्शन 80 यूए, इन दैट केस इनकम क्लब नहीं होने वाला. सो यहाँ पर धवल के दो इनकम है. एक है इनकम फ्रॉम क्विज कॉम्पिटिशन 25,000. सर ये क्लब नहीं होने वाला बिकॉज धवल ये इनकम अपने टैलेंट के दम पे कमाया है. इंटरेस्ट ऑन बैंक फिक्स डिपोजिट 9,500. सर ये बिल्कुल धवल के फादर अभिषेक के हाथ में क्लब होने वाला है. सर अभिषेक के हाथ में कितना क्लब होगा? सर इंटायर 9,500 क्लब होने वाला है. लेकिन सर अब जब माइनर का इनकम उसके पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है, पेरेंट्स को एक एग्जाम्शन मिलता है 1,500 रुपए का अंडर सेक्शन 1032. सो वो 1,500 रुपए का एग्जाम्शन कंसिडर करने के बाद फाइनल अमाउंट जो क्लब होने वाला है इन द हैंड ऑफ पेरेंट्स, इन द हैंड ऑफ अभिषेक, दैट इज 8,000. सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अभिषेक? मिस्टर अभिषेक का ग्रॉस टोटल इनकम हमें कैलकुलेट करने बोल रहा है. सर ग्रॉस टोटल इनकम, सर सबसे पहले सैलरी से स्टार्ट करते हैं. सर सैलरी है उसका 1,35,00,000. अब ये जो 1,35,00,000 का सैलरी है सर उसका, अब यहाँ से अपने एक स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लेते हैं 50,000 का. 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद जो सैलरी उसके हाथ में टैक्सेबल हो रहा है दैट इज 1,34,50,000. नेक्स्ट आ गया सर डिविडेंड है 5,90,000 का. सर ये टैक्सेबल होगा उसके हाथ में. नेक्स्ट इंटरेस्ट इनकम, बिल्कुल सर ये टैक्सेबल होगा 24,530, ये टैक्सेबल होगा. नेक्स्ट सर ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इन मुंबई 1,73,540. सर ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 54 ईसी. सर ये तो हमने एक्सप्लेन कर लिया. ठीक है सर, ये फिर इंक्लूड नहीं होने वाला हमारे ग्रॉस टोटल इनकम में बिकॉज दिस हैज बीन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54 ईसी. अब सर ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, बिल्कुल सर ये टैक्सेबल होने वाला है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 73 lakhs का. ओके, और कुछ रह गया बाकी? अब सर अपने को ग्रॉस टोटल इनकम पूछा है तो ये जो डिडक्शन वाला पार्ट है, ये डिडक्शन वाला पार्ट हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं. अभी डिडक्शन वाला पार्ट तब कंसिडर करेंगे जब अपने को टोटल इनकम या फिर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना हो. तो फिर सर आपने ये पॉइंट डी कैसे कंसिडर कर लिया? पॉइंट डी, सर पॉइंट डी में जो ट्रांजेक्शन हो रखा है उसके अगेंस्ट में हमें एग्जाम्शन मिल रहा है, चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं. दैट्स व्हाई इट हैज बीन कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग योर ग्रॉस टोटल इनकम. ओके, अब सर माइनर का इनकम भी क्लब हो रहा था. बिल्कुल सर माइनर का इनकम क्लब हो रहा था 8,000 रुपया कंसिडरिंग द एग्जाम्शन ऑफ 1,500. सर इन सबको ऐड करते हैं, अपने को ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगा 1,34,50,000 प्लस 5,90,000 प्लस 24,530 प्लस 73 lakhs प्लस 8,000. दैट इज 2,13,72,530. This is the gross total income of Mr.
अभिषेक। ऑप्शन आके एक बार चेक कर लेते हैं, दैट इज योर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80C। सर 80C में कितना डिडक्शन मिलेगा मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सर। जहां तक बात है पॉइंट ए का, पॉइंट ए में जो अपने 3 इयर्स का पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट कर रखे हैं सर, उसका डिडक्शन नहीं मिलने वाला सर। ये पीपीएफ का डिडक्शन जरूर मिल जाएगा 35,000 का। और जहां तक बात है ट्यूशन फी 3 बच्चों के लिए पे किया जा रहा है 60,000 रुपया, बट डिडक्शन सिर्फ 2 बच्चों के लिए मिलेगा, दैट इज 40,000 रुपया। 75,000 का टोटल डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80C, दैट इज ऑप्शन डी। Okay, this is the last question. What shall be the tax liability of Mr. Abhishek for assessment year 26-27? assessment year 26-27 के लिए मिस्टर अभिषेक का टैक्स लाइबिलिटी अपने को कैलकुलेट करना है सर। अभिषेक का अगर मुझे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है, पहले एक बार टोटल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। ये तो ग्रॉस टोटल इनकम है। अब ग्रॉस टोटल इनकम से टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मुझे चैप्टर 6 से डिडक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। भाई अपना ओल्ड रिजीम में ध्यान रखना सर। चैप्टर 6 से डिडक्शन का अगर आप बात करते हो सर, सबसे पहले आएगा 75,000। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट अगर आप ध्यान दें उसका, जब हमने ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया था उसमें, जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया। जब हमने उसका ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट किया था, while calculating that gross total income we have included this 24,530 interest from saving bank account, interest income from saving bank account in SBI। तो इसके अगेंस्ट में उसे एक डिडक्शन मिलने वाला है 80 TTA का 10,000 रुपीज का। सो वो डिडक्शन भी कंसिडर कर लेते हैं। सो आफ्टर कंसिडरिंग दिस डिडक्शन सर, उसका टोटल इनकम कितना आ रहा है? 2,13,72,530 से लेस करेंगे 75,000, लेस करेंगे 10,000, दैट इज 2,12,87,530 सर। ये आ गया उसका टोटल इनकम। अब इसके ऊपर अपने को टैक्स कैलकुलेट करना है सर। इसके ऊपर अगर अपने टैक्स कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो सर जो अपना 73 लाख है सर, इसके ऊपर तो मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना है एट द रेट 20%। सर इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। 73 lakhs into 20%, that is 14,60,000। 14,60,000 ये अलग सा आ गया। अब सर ये टोटल इनकम से 73 lakhs को रिड्यूस करने के बाद जो रिमेनिंग फिगर रह गया उसके ऊपर मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है एज पर द स्लैब रेट, दैट इज 2,12,87,530 लेस 73 lakhs। अब इसमें रह जाता है आपका 1,39,87,530। अब इसके ऊपर मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना है एज पर द स्लैब रेट, और ध्यान रखना वो ओल्ड रिजीम में है और उसका एज है 42। सो बेसिक एग्जामिशन लिमिट एप्लीकेबल इज 2,50,000। सो टैक्स एज पर स्लैब रेट, टैक्स एज पर स्लैब रेट इज 40,08,759। 40,08,759 इज टैक्स एज पर स्लैब रेट, एंड ऊपर टैक्स एज पर स्पेशल रेट आपका ऑलरेडी निकल रखा है। अब अगर दोनों को मैं ऐड कर लूं, आई विल गेट द टैक्स अमाउंट, दैट इज टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 14,60,000 प्लस 40,08,759, total 54,68,759। 54,68,759 ये आ गया उसका टैक्स बिफोर सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब सर सरचार्ज कितना एप्लीकेबल होने वाला है यहाँ पर? सर सरचार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला है 15%। 15% कैसे सर? यहाँ पर तो उसका टोटल इनकम एक्सीड कर रहा है 2 करोड़। अगर टोटल इनकम एक्सीड करता है 2 करोड़, इन दैट केस सर सरचार्ज तो अपना एप्लीकेबल रहता है 25%। अब 15% कैसे कर रहे हैं भाई? ध्यान रखना, जो तुम्हारा स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम में 4 टाइप के इनकम कवर होता है। इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111 है, इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 है, इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112 एंड डिविडेंड इनकम। ये इनकम के ऊपर जो मैक्सिमम सरचार्ज रेट एप्लीकेबल हो सकता है दैट इज 15%। अब अपना जो
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A, दैट इज 73 लैक्स। उसके ऊपर जो भी आपका टैक्स अमाउंट आया उसके ऊपर जो मैक्सिमम सरचार्ज एप्लीकेबल है दैट इज 15%। अब अगर मैं टोटल इनकम से अपना ये जो टोटल इनकम है, अगर मैं इस टोटल इनकम से 73 लैक्स को हटा देता हूं, इन दैट केस जो रिमेनिंग फिगर बचता है, एक सेकेंड, एक बार ये हमने कैलकुलेट भी किया था। तो अगर मैं टोटल इनकम से 73 लैक्स रिमूव कर देता हूं, जो रिमेनिंग फिगर बचता है दैट इज 1,39,87,530, विच इज विद इन द लिमिट ऑफ 2 CR। हेंस जो रेट ऑफ सरचार्ज इस रिमेनिंग इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है सर, वो भी 15% है। हेंस टोटल सरचार्ज एप्लीकेबल इज 15%। सरचार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं, 54,68,759 इंटू 15%, that is 88,20,314। अब सरचार्ज को ऐड करने के बाद जो फिगर आया, अब उस पर मैं ऐड करूंगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने के बाद जो फिगर आ रहा है मैं डायरेक्ट फिगर लिख रहा हूं। और एल्स चलो कोई बात नहीं, हम एक एक करके करते हैं। सर ये सरचार्ज ऐड करने के बाद सर ये फिगर आ रहा है 62,89,073। अब अगर इसमें मैं 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर लूँ, इट इज कमिंग 65,40,635। या फिर अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूँ, जो आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी आता है सर उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, इट विल बी 65,40,640। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, 65,40,640 ऐसा कुछ है, 65,40,640। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। आंसर्स आर बी ए डी ए, बी ए डी ए। विद दिस केस सिनेरियो 18 इज कंप्लीट। नेक्स्ट मिलेंगे आपको केस सिनेरियो 19 के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।